हाल ही में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बिल प्रेजेंट हुआ था पार्लियामेंट पे, जिस पे हो गई बहुत ज़्यादा हलचल। कुछ लोगों का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए और कुछ लोग हैं इसके बहुत ज़्यादा खिलाफ। पर एक्चुअली क्या हम सब समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता गुलाटी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रियल मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ये कहाँ से आया, ये क्यों लाया जा रहा है, या जो लोग प्रेस कर रहे हैं इसको लाने पे उनके क्या रीजंस हैं और जो मना कर रहे हैं उनके क्या रीजंस हैं। हम पूरे तरीके से समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है, क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है या नहीं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के लिए फेवरेबल है या नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिंपल सा मतलब है कि पूरी कंट्री में एक जैसा लॉ हो, पर उसके लिए समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन से एरियाज हैं जहाँ पे एक जैसा लॉ नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे समझ आता है कि अगर मैंने दिल्ली में चोरी करी तो उसकी सज़ा भी मुझे उतनी ही मिलेगी जितनी सज़ा मुझे मिलेगी अगर मैंने वही चोरी नोएडा, मुंबई या चेन्नई में करी। तो एक जैसा तो लॉ है, फिर क्यों बार बार बोला जा रहा है कि हमें पूरे कंट्री में एक लॉ चाहिए? लॉ बनता कैसे है? लॉ बनाने वाले कोई बहुत बड़े तुर्रम खां नहीं होते या कहीं बाहर से नहीं आता। हमारा इंडिया का लॉ हमारे कस्टम्स में से ही निकलता है। जब हमारा लॉ सबसे पहली बार बना 1950s में, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, द पीपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज के लॉज को स्टडी करा और उनको एक इंडियन फ्लेवर में बना दिया। लॉ हमारा 1950 में ही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, पहले के ज़माने से लॉ चले आ रहे हैं। जब किंग्स का रूल था तब भी लॉ होते थे। तो लॉ कुछ नहीं होता, बस जो हमारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस होते हैं उनके ऊपर एक डेटरेंट इफेक्ट डाल दिया जाता है, जिससे कि उन्हें सीरियसली फॉलो करा जाए। जब हम एक सोसाइटी में को एग्जिस्ट करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन क्या है वो आपके लॉ में लिखा होता है। तो लॉ बस एक वो चीज़ है जो हमारे आसपास की सिचुएशंस में से ही ओरिजिनेट होता है, एक पीस और हार्मनी को बनाए रखने के लिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी अगर हम अल्टीमेट पर्पस देखें तो वो है टू मेंटेन पीस एंड हार्मनी। बट ये कैसा लॉ है जिसकी बात से ही सब झगड़ने लगे हैं? तो अब समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये डिमांड, जैसे मैंने बताया, करी जा रही है कि कंट्री में एक जैसा लॉ होना चाहिए। पर हमारी कंट्री में हमारे जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, जैसे कि हमारे अगर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज हैं, जो हमारे क्रिमिनल, जैसे हमने कोई ऑफेंस कर दिया, थेफ्ट हुआ, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब हमने किसी का ट्रस्ट ब्रेक करा या हमने किसी की बुराई करी, निंदा करी, जिसे हम कहते हैं डेफेमेशन। ऐसे जो लॉज हैं वो सबके लिए कॉमन है। अब आप डेफेमेशन दिल्ली में बैठ के करो या चेन्नई में बैठ के करो, इट इज सेम एवरीवेयर इन द कंट्री। पर कुछ हमारे ऐसे लॉज हैं जो पर्सनल हैं हर रिलीजन के लिए, एंड कई बार तो वो स्टेट स्पेसिफिक भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड हुआ है पिछले 1-2 साल पहले। ट्रिपल तलाक की जो प्रैक्टिस है वो फॉलो होती थी मुस्लिम्स में, पर ट्रिपल तलाक जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता हिंदूज में। हिंदूज में क्या होता है, हमारा कोडिफाइड हिंदू लॉ है। इसका क्या मतलब, जो हमारे हिंदूज में डिवोर्सेस होते हैं वो होते हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग। उसका एक पूरा प्रोविजन बना हुआ है। सेक्शन 13 डिवोर्स के बारे में बात करता है। तो कोई भी दो लोग जो हिंदू राइट्स एंड सेरेमनीज के साथ मैरिड हैं, उनको अगर डिवोर्स चाहिए तो वो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को फॉलो करेंगे। पर अगर कोई दो लोग जो मुस्लिम रिलीजन के अकॉर्डिंग मैरिड हैं,
उन पे वो लॉज अप्लाई नहीं होते, उनके अपने लॉज हैं तलाक को लेके। उसमें तलाक हफीज आता है, इम्प्रॉपर डिवोर्स आता है, एंड ट्रिपल तलाक वाज आल्सो अ टाइप ऑफ तलाक। तो इसी तरीके से हमारे जो ये मैट्रिमोनियल लॉज हो गए, हमारे इनहेरिटेंस के लॉज हो गए, जैसे कि हिंदूज में जो प्रॉपर्टी में हक होता है वो मदर एंड स्टेप मदर दोनों का होता है, बट मुस्लिम्स में स्टेप मदर का कोई हक नहीं होता वाइल इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से हर रिलीजन के अपने अपने लॉज होते हैं जो उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन से ही ओरिजिनेट हुए होते हैं, जिनको हर रिलीजन ने लीगलाइज कर दिया अपने ही तरीके से, अपने ही छोटे छोटे एक्ट बना के। तो अब जो डिमांड हो रही है वो हो रही है एक ऐसा यूनिफॉर्म लॉ आए सारे मैटर्स को लेके, चाहे वो मैट्रिमोनी हो, चाहे वो इनहेरिटेंस हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के स्पेशल लॉज हो, या कोई और तरीके का गवर्नेंस हो, वो सबके लिए एक होना चाहिए। एंड इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी लोग कहाँ से ला रहे हैं? आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आज नहीं हो रही, ये हो रही है ब्रिटिशर्स के टाइम से। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इसे प्रपोज किया था कि इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सारे लॉज में। पर उस टाइम जब हमारा पार्टीशन हो रहा था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इन 1950s, the times were so critical that it was not possible for the constitution makers कि सारे aspects में हम एक singular law ले आए, because इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चर्ड कंट्री। हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन्स हैं, इतनी डाइवर्सिटी है, हर छोटे छोटे थोड़े एरिया में आपको डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है, उनके अपने ट्रेडिशंस और कस्टम्स होते हैं। उनके पर्सनल लॉज को कोडिफाई करना एट दैट टाइम वाज सुपर क्रिटिकल। एंड अगर वो उस टाइम कर देते, हिंदू मुस्लिम को लेके वैसे ही पार्टीशन का इतना इशू था, अगर उस टाइम पे ये चीज़ छिड़ जाती तो शायद हमारा पार्टीशन और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता। जितनी प्रॉब्लम्स तब आई उसकी डबल प्रॉब्लम्स आ जाती, क्योंकि एवरी पर्सन इज़ वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर कस्टम्स एंड रिलीजन्स, एंड उनको हार्म पहुंचता हुआ देख कर ना कोई भी चुप नहीं रहता, चाहे उसके पीछे कितना ही आप लीगल उन्हें समझा लो, कितना ही आपका लीगल पॉइंट हो, बट रिलीजन बहुत सेंसिटिव पॉइंट है सबके लिए। बाकी की कंट्रीज क्योंकि इतने सारे कल्चर नहीं होते, मोस्टली एक या दो होता है, मोस्टली या तो क्रिश्चियनिटी फॉलो होती है या बुद्धिस्ट होते हैं या इस्लामिक कंट्रीज प्रॉपर हैं, तो उनके यहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए ऐसी कंट्रीज में एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना आसान है। पर इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इन कंट्रीज लाइक अमेरिका, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू फ्रेम वन पर्टिकुलर लॉ, क्योंकि जिस चीज़ को आप इतने सालों से फॉलो करते आए हो उसको एकदम से कोई चेंज कर दे तो सब में एक अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इट वॉज फॉर द राइट्स ऑफ मुस्लिम विमेन, पर इनिशियली उस पर भी प्रोटेस्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब यही रीज़न है, जब कोई चीज़ आपकी पुरानी बदलती है तो सबको प्रॉब्लम होती है। नाउ BN राव कमेटी से हमारा हिंदू लॉ कोडिफाई हुआ, और जब हिंदू लॉ कोडिफाई हुआ उसके बाद तो हमारे बाकी पर्सनल लॉज भी अपने आप में एक लेजिस्लेशन बन गए। सबने अपने छोटे छोटे एक्ट्स बना लिए, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट बने, शरीयत एक्ट बना, क्रिश्चियंस के लिए अपना सेपरेट एक्ट बना, तो सबके अपने अपने एक्ट्स बन गए जिन्होंने सबने अलग अलग चीज़ें फॉलो करी। जैसे कि इस्लाम में पॉलीगैमी फॉर मेल्स इज अलाउड, बट इन हिंदुइज्म हमारे को सिर्फ एक शादी अलाउड है, तो हमारे लिए तो बाइगमी भी इन हिंदूज इट्स अ क्राइम। सो ऐसे बहुत डिफरेंट प्रैक्टिसेस चली। तो हमारे कुछ लॉज हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि CRPC, IPC, CPC, एविडेंस, ये एक यूनिफॉर्म लॉज हैं जो सब पे अप्लाई होते हैं। पर हमारे डिवोर्स के, मैरिज के, इनहेरिटेंस के, ये सब के अपने पर्सनल लॉज हैं। इन पर्सनल लॉज को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आने लगी। सबसे पहली कॉन्फ्लिक्ट एक लैंडमार्क जजमेंट में हाईलाइट हुई थी, वो था हमारा शाह बानो बेगम का केस। उस केस में शाह बानो बेगम ने डिमांड किया था कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए इवन आफ्टर द डिवोर्स। अब क्योंकि वो मुस्लिम लॉ से गवर्न होती थी, एंड एज पर मुस्लिम लॉ
मेंटेनेंस इज ओनली गिवन टिल द पीरियड ऑफ इद्दत। इद्दत क्या होती है? अब जब एक मुस्लिम विमेन का डिवोर्स होता है तो उसको इद्दत का पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है, मतलब द पीरियड ऑफ सेक्लूजन, दैट इज 3 months इन द केस अगर आपका डिवोर्स हुआ है, अगर उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तो दैट इज 4 months। तो उनको जो मेंटेनेंस मिलता है वो सिर्फ 3 महीने या 4 महीने के पीरियड के लिए ही मिलता है। उसके बाद उन्हें कोई मेंटेनेंस उनके हस्बैंड द्वारा नहीं मिलता, चाहे उनकी दोबारा शादी हुई हो या नहीं। पर हिंदूज में क्या होता है, सेक्शन 125 ऑफ CRPC अप्लाई होता है और उसके अकॉर्डिंग उन्हें मेंटेनेंस मिलता है टिल दे रीमैरी, आफ्टर द डिवोर्स और डेथ ऑफ द हस्बैंड, टिल दे रीमैरी उनको मेंटेनेंस दिया जाता है हस्बैंड के द्वारा। अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड के जो एयर्स हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी के एयर्स हैं, उनके द्वारा उन्हें मेंटेनेंस दिया जाता है। अब शाहबानो बेगम ने ये डिमांड करी कि उनको भी ये राइट टू इक्वालिटी है कि उन पे भी सेक्शन 125 CRPC लगाया जाए और उनको भी मेंटेनेंस दिया जाए। एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट on the basis of Article 14 of the Constitution, Muslim women are also entitled for maintenance under Section 125 of CRPC, which means उनको भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए till they remarry। पर इसके बाद क्या हुआ, एक एक्ट आया, मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें क्या था, उन्होंने ये बोला कि हमारी जो मुस्लिम विमेन है इनको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस आफ्टर द इद्दत पीरियड इज ओवर। इसके बाद आया डैनियल लतीफ़ी का केस, जिसने इस एक्ट को ही स्ट्रक डाउन कर दिया एंड इट मेड एप्लीकेबल 125 CRPC ऑन द मुस्लिम विमेन। तो अब जो करंट स्टेटस है, मुस्लिम विमेन को मिलता है मेंटेनेंस टिल दे रीमैरी। ठीक है, तो अब ये तरीका था जहां पे हमारा यूनिफॉर्म सिविल लॉ कोड हिट हुआ था। सबसे पहले डिमांड करी गई थी एक इक्वल राइट्स की, एक इक्वल लॉ की डिफरेंट रिलीजन्स के बीच में। इसके बाद हमारा आया था सरला मुदगल का केस, विच इज ऑल्सो अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पीक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। सरला मुदगल के केस में ये था कि एक हिंदू ने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि आप ऐसे रिलीजन को यूज नहीं कर सकते फॉर पर्सनल बेनिफिट। अगर आपका कन्वर्जन तभी वैलिड होता जब आपको उस रिलीजन को फॉलो करना होता, ना कि आपको अपना पर्सनल बेनिफिट देखना होता। तो इसीलिए उन केसेस में ये बात हुई कि अगर पूरी कंट्री में एक जैसा लॉ होगा तो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं होंगी। अब आर्टिकल 44 कम्स अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि हमारे मैंडेटरी नहीं है उनकी एप्लीकेशन। फंडामेंटल राइट्स में आते हैं हमारे आर्टिकल 25 to 28 विच टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू रिलीजन। अब इसके बीच में बहुत ज्यादा टसल है कि आर्टिकल 44 फॉलो होगा या आर्टिकल 25 to 28 फॉलो होंगे, क्योंकि एक तरफ है हमारा DPSP और एक तरफ है हमारे फंडामेंटल राइट्स, एंड फंडामेंटल राइट्स आर ऑलवेज प्रिसीडेड ओवर DPSP, क्योंकि हम फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करवा सकते हैं कोर्ट में रिट के थ्रू, बट हम DPSP नहीं करवा सकते। DPSP सिर्फ रिकमेंडेशंस एंड डायरेक्टिव्स हैं जो मैंडेटरी नहीं है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको लिखा गया है जिससे कि वो हमें एक मार्ग दिशा दें अपने आगे के लॉज फ्रेम करने के लिए। नाउ आर्टिकल 25 to 28 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू रिलीजन। उसमें ये कहा है कि हमारे पास सेफ गार्ड है अपने रिलीजन्स के लिए। हमारे रिलीजन्स की जो एथनिसिटी है, इंडिया बीइंग अ सेक्युलर कंट्री, दिस हैज बीन ग्रांटेड, जो हर रिलीजन की एथनिसिटी है उसको मेंटेन करने का सबका पूरा हक है। कोई भी बेसिक रिलीजियस के राइट्स नहीं छीनेगा किसी भी इंसान से, दैट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिटीजन चाहता है कि उसके रिलीजन के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसे वो फॉलो करना है तो उसे फॉलो करने दिया जाएगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तो जैसे कि अगर हम एक केस डिस्कस करें, अगर स्कूल्स में ये होता है कि प्रेयर गानी है, सपोज इट्स अ क्रिश्चियन स्कूल और उसमें कोई क्रिश्चियन प्रेयर गानी है,
वहाँ पे कोई मुस्लिम या हिंदू स्टूडेंट पढ़ता है और उसके रिलीजन में स्ट्रिक्टली मना है, उसका वो एथनिक पार्ट है, उसके कस्टम से ये आता है कि उनको कोई और प्रेयर नहीं गानी, तो स्कूल वाले उस बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास फ्रीडम टू कंजर्व हिज और हर रिलीजन इज देयर एज अ फंडामेंटल राइट। तो अब जब हम ये बोल रहे हैं कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए, तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट हो रही है हमारे फ्रीडम टू रिलीजन से? सी लीगली आई वुड से नो। व्हाई? फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 44 में ये कहा गया है कि डायरेक्टिव्स हैं कि हम ऐसा एक लॉ लाएं जो सारे रिलीजन्स को एक साथ अलाइन करे, ना कि किसी रिलीजन की हमारी एथनिसिटी को लूज करवाए या उसको छीन ले। आर्टिकल 25 ये बोलता है कि जो चीजें एक रिलीजन को मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही प्रोटेक्ट करी जाती हैं। जैसे कि जल्लीकट्टू वाला जो केस था जिसमें ये था कि जल्लीकट्टू रेस को बैन करा गया था, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड करा गया था, पर उधर के लोकल पीपल ने ये बोला था कि नहीं, ये हमारे रिलीजन का एक इंटीग्रल पार्ट है, आप इसको बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि आपका पार्ट सेलिब्रेशन है पर उसमें जल्लीकट्टू की रेस होगी, वो आपका इंटीग्रल पार्ट नहीं है। सिमिलरली काउ स्लॉटर वाला केस था जहां पे ये बोला गया था कि फॉर मुस्लिम्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल रिलीजन कि काउस को काटा जाए ऑन द ओकेजन ऑफ बकरी ईद। तो इसी तरीके से सारा ये देखा जाता है कि क्या ऐसी चीज है जो आपके रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो हटा दी तो उस रिलीजन का अस्तित्व मिट जाएगा। दिस इज द टेस्ट फॉर आर्टिकल 25 टू 28। पर आर्टिकल 44 में ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी की रिलीजन की एथनिसिटी को लूज करवा रहे हैं। जैसे कि अगर मेंटेनेंस की बात हुई तो मेंटेनेंस एक सबका हक है जो आर्टिकल 14 कवर करता है। उसमें अगर आप मेंटेनेंस दे दोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका जो रिलीजन है वही अफेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 25 टू 28 एंड आर्टिकल 44। हमारी कंट्री में यही डिमांड हो रही है कि एक प्रॉपर लॉ लाया जाए जिसमें जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कभी कोई बोलता है पॉलीगैमी अलाउ करो, कभी कहते हैं कि नहीं सिर्फ हमें मोनोगैमी फॉलो करनी है, या इनहेरिटेंस में इतना कंफ्यूजन होता है, लोगों को भी क्लियर नहीं है उनके एक्चुअल कस्टम्स और लॉज क्या हैं। इस वजह से बहुत ज़्यादा डिलेज होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं और कंट्री जो है वो सेग्रीगेटेड रहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड विल मेक अ कंट्री एज अ होल, हर तरीके से। ये सिविल कोड सबसे पहले लागू हुआ था गोवा में। गोवा इज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। गोवा में पोर्चुगीज सिविल कोड सबसे पहले आया था बिकॉज द स्टेट वॉज गवर्न बाय पोर्चुगीज अर्लियर। उनका जो लॉ था गोवा ने वही अडॉप्ट कर लिया। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये है कि गोवा में अगर कोई मुस्लिम भी रजिस्टर करवाता है ना अपनी मैरिज, तो वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो आप अगर दिल्ली में रहते हो, आपने अगर मुस्लिम हो और आपने दिल्ली में अपनी मैरिज रजिस्टर कराई, यू हैव अ राइट ऑफ पॉलीगैमी। पर अगर उसी इंसान ने अपनी शादी गोवा में रजिस्टर करवाई है, उसकी शादी गोवा में हुई है, तो वो पॉलीगैमी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। क्या इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता। ऐसे ही गोवा सिविल कोड के अंदर मेंशन है कि जो एक प्रॉपर्टी ली जाती है आफ्टर मैरिज तो वो दोनों स्पाउसेस की कॉमन होती है, जबकि ऐसा हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में कहीं मेंशन नहीं है। इसका एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने चिल्ड्रन को पूरी तरीके से प्रॉपर्टी से बाहर नहीं कर सकते। अगर उन्हें अपने बच्चों को प्रॉपर्टी से हटाना है तो कम से कम आधी प्रॉपर्टी तो देनी पड़ेगी। पर अगेन ऐसा कुछ भी इनहेरिटेंस का लॉ हिंदूज और मुस्लिम में नहीं है। हिंदूज में आराम से विल बन सकती है और जरूरी नहीं है बच्चों को एक भी पैसा मिले। तो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट करा। बाकी स्टेट्स के लिए भी यही रिकमेंडेशन है। उत्तराखंड में भी अभी रिसेंटली इट वाज मूव्ड कि द पीपल ऑफ उत्तराखंड शुड अडॉप्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसी तरीके से सारी स्टेट्स के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर
सारी स्टेट्स ये ऑब्जर्व करेंगी तो हमारे जो जितने राइट्स होते हैं रिलीजन को लेके या डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स को लेके वो कम हो जाएंगे. दोज विल रिड्यूस टू अ वेरी लेस नंबर, क्योंकि फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बचेगा ही नहीं और सबके साथ एक जैसा सुलूक होगा एंड इंडिया विल बिकम वन. यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ रिलीजियस स्टीरियोटाइप्स को हिट नहीं करता बट इट विल ऑल्सो केटर द जेंडर डिफरेंसेस. लॉ कमीशन हैज रिकमेंडेड कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के द्वारा ये करा जाए कि जो मेल और फीमेल की लीगल मैरिज की एज है दोनों की 18 कर दी जाए. अभी फीमेल की 18 है और मेल्स की 21 है. ऑल्सो अडल्ट्री एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स दोनों मेल और फीमेल को मिलना चाहिए, या अगर उसको क्राइम बनाना है तो दोनों मेल और फीमेल के लिए बनाओ. तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड विल लुक आफ्टर ऑल द स्टीरियोटाइप्स दैट ब्रिंग्स द डिफरेंसेस इन द कंट्री, be it on the name of religion, be it on the name of gender or sex or any communal. So, the Uniform Civil Code is a very good approach both legally and morally. But keeping the structure of the country in mind, the makers should make sure that किसी के भी religious sentiments affect ना हो और ना ही किसी एक religion को target करा जाए. एक proper रिलीजियस एंड कम्युनल हार्मनी मेंटेन करते हुए गाइडलाइंस आए एंड द गवर्नमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कॉन्सेप्ट एंड वंस दिस इज अंडरस्टूड वेल, I do not think anybody will have any object towards it. Why? Because number one, it will bring gender parity. Number two, it will bring all the religions together and everyone in the country will be treated equally. This is all for today's video. I hope I was able to make you all understand the concept of Uniform Civil Code. I will see you in the next video now with these interesting topics on current affairs and static GK. I request all of you to please like, share and comment on this video and also subscribe to the Study Falcons channel if you have not subscribed till now. Thank you so much.